डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से सिर्फ तकरीबन 5 घंटे पहले एक बहुत बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान में आई है। एस्टैब्लिशमेंट की ये एक पूरी चाल होगी कि उन्होंने आखिरी वक्त तक इस नाम को जो है वो सीधा राज में रखा। बिल क्लिंटन ऑल द वे जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान आए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे उनकी बाथरूम के अंदर एक मुलाकात हुई। क्या डोनाल्ड ट्रंप बिल क्लिंटन की तरह इमरान खान साहब के लिए अपना कोई रोल अदा करेगा? सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी धमाकेदार किस्म की प्रोसीडिंग हुई है। लग रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ भी जो है वो मंसूर अली शाह साहब की बनने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से सिर्फ तकरीबन 5 घंटे पहले एक बहुत बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान में आई है और इसी से रिलेटेड थोड़ी देर में इस खबर को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी धमाकेदार किस्म की प्रोसीडिंग्स हुई है और जज साहिबान जो है वो काफी गुस्से में थे। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आईडी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के मामले के ऊपर जो है वो एक केस की समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा था और उसमें इस मुकदमे के जो वकील हैं, जो फरीक हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, वो भी यहाँ पे पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि कराची से सिर्फ मैं इसी केस के लिए आया हूं और लेकिन कॉज लिस्ट जो है वो जारी नहीं हुई। अदालत ने आज के लिए केस मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी हमें इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया, एडिशनल रजिस्ट्रार को फौरी बुलाएं ताकि पता चले कि केस को क्यों मुकर्रर नहीं किया गया है। इस दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फिकार अहमद ने अदालत में पेश होकर बताया कि जी एडिशनल रजिस्ट्रार की तबीयत ठीक नहीं है तो वो छुट्टी पर है। इस पर मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया है कि तरमीम से मुतल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। तो इस पर मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूं, मुझे तो कुछ इल्म नहीं है इस बारे में। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। जुडिशल ऑर्डर जो मतलब जो इससे पहले बेंच ने जो ऑर्डर दिया था उसे ये जो जजेस कमेटी है वो इसे किस तरह इग्नोर कर सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने डिप्टी रजिस्ट्रार से पूछा कि क्या अदालती हुक्म कमेटी के सामने रखा गया था। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया जी अदालती हुक्म कमेटी में पेश किया गया। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई थी। हमने टैक्स के मुकदमा मुकर्रर कर रखे थे जो तब्दील कर दिए गए। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग ऑफ द मिनट्स की तफसीलात तलब करते हुए रिमार्क्स में कहा कि कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, इस हवाले से कोई तहरीरी हिदायत है तो वो भी पेश करें। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म हमें मौसूल नहीं हुआ है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं है। जब सिंध हाईकोर्ट में था वहां भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। सिंध हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। जस्टिस आयशा मलिक के डिप्टी रजिस्ट्रार ने उनसे पूछा कि तमाम मुकदमा अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए थे, दीगर मुकदमा क्यों डीलिस्ट किए गए हैं। इस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि जी रिसर्च ऑफिसर का नोट है, कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आईनी बेंच। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि क्या अब रिसर्च ऑफिसर अदालती अहकामात का जायजा लेगा कि दुरुस्त है या नहीं है। मेरे अदालती करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा कि चीफ जस्टिस समेत तमाम लोग अदालती हुक्म के पाबंद होते हैं। इस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि जजेस कमेटी की मीटिंग मिनट्स अभी तक हमें मौसूल नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में जो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और हुक्म नामे में कहा गया कि बताया जाए कि मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। सो बेसिकली अगर आप इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो मामला यही है कि आईनी बेंचेस के जो इख्तियारात हैं उससे ही ये रिलेटेड बेसिकली ये केस की हियरिंग होनी थी, लेकिन ये केस लगाया ही नहीं। जबकि पिछली समाअत के ऊपर जो है वो जजेस ने कहा था कि जनाब इस केस को लगाया जाए। अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से जो आज रिमार्क्स आए हैं इस बेंच की जानिब से, उससे ये लग रहा है कि जैसे जो एक पुरानी टसल हम देख रहे थे काजी फाइजा साहब और मंसूर अली शाह साहब के दरमियान, लग रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ भी जो है वो मंसूर अली शाह साहब की बनने वाली नहीं और मामला जो है वो कुछ ज्यादा अच्छी डगर की तरफ जो है वो नहीं जा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट से आज जो है वो काफी फायरवर्क्स देखने में आए हैं। इसके अलावा जंग के सीनियर रिपोर्टर है वकार सत्ती साहब, उन्होंने आज एक खबर दी। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर साने 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है और ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया है और हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पीटीआई के मुतालबात पर शिकवार जवाब तैयार किया है। हुकूमत के तहरीरी जवाब में कहा गया है कि 9 मई के वाक़ियात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन इन मामलों पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई मुकदमात अदालतों में है, बाज़ मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी हैं। ज़राए का बताना है कि हुकूमत के तहरीरी जवाब में पीटीआई से कहा गया है कि 26 नवंबर से मुतल्लिक़ लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम की जाएं। गिरफ्तार अफराद के नाम तफसीलात ना होने तक रिहाई के लिए कैसे कोई इकदाम किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती जवाब में कहा गया कि पीटीआई का दावा है कि हलाकतें हुई उनकी भी तफसीलात फराहम की जाएं। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असेंबली को अपने तहरीरी जवाब जो है वो पेश कर देगी। अच्छा, इस खबर के ऊपर जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब ने जो तर्जुमान है हुकूमती साइड से, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ज़राए के हवाले से मीडिया में आने वाली इस खबर में कोई सदाकत नहीं है कि हुकूमती कमेटी ने पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड के जवाब में अपना मौक़िफ़ तैयार कर लिया। यह खबर और इसमें बयान की गई तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। इस वक्त हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में है। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। इस ट्वीट के जवाब में वकार सत्ती साहब ने एक और ट्वीट किया इरफान सिद्दीकी साहब को ट्वीट का जवाब देते हुए। उन्होंने कहा अगर ऐसा है, मैं अपनी खबर पे कायम हूं, अगर ऐसा है तो फिर बता दीजिए कि क्या 9 मई के ऊपर जो जुडिशल कमीशन बन सकता है। अगर बन सकता है तो फिर आप कंफर्म कर। तो इसका जवाब अभी तक इरफान सिद्दीकी साहब ने नहीं दिया है। मेरे ख्याल में वकार सत्ती साहब बेसिकली जो खबर दे रहे हैं ना वो ये है कि जो हुकूमती साइड है उसके अपने अंदर ये बात चल रही होगी कि भाई ये नॉन स्टार्टर्स हैं, ये चीजें मतलब ये जो पीटीआई
क्या डिमांड कर रही है कि 9 मई पे जुडिशल बनाया जाए और 26 नवंबर पे भी बनाया जाए। 9 मई के हवाले से तो ऑलरेडी मैंने भी इसको डिस्कस किया था कि भाई अब तो उसमें सजाएं भी अनाउंस तो और जाहिर बात है इस मामले के अंदर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्वड है। तो ये किस तरह होगा कि आप एक चीज के ऊपर जिसपे आर्मी कोर्ट्स जो हैं वो अपने फैसले दे चुके हैं, अब आप उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएंगे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि जुडिशल कमीशन बन के वो इसके खिलाफ फैसला देगा, मतलब वो अपनी फाइंडिंग्स कुछ और देगा। सो लुक्स लाइक अ नॉन स्टार्टर। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे नहीं जा रहा, मैं उसके सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है कि ये शिकें जो हैं ये शायद ना हो। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि नहीं अभी ऐसा नहीं है। अब वो इरफान सिद्दीकी साहब क्यों कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वो नहीं चाहते कि अभी मुज़ाकरा का अमल जो है वो इतनी जल्दी सबोटाज हो जाए, वो चाहते हैं कि मामला जो है अभी आगे चले। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो जो आई है डोनाल्ड ट्रंप के उहदा संभालने से पहले, हलफ उठाने से पहले, वो बिल्कुल सरप्राइज के तौर पे सामने आई। बड़ा सरप्राइज है मेरे ख्याल में। और वो ये है कि इससे पहले ये खबर आई थी कि जनाब पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान के सफीर हैं अमेरिका के अंदर, वो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में हलफबरदारी करेंगे। और ये खबर भी आई थी कि बिलावल भुट्टो जो है वो भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। लेकिन एक जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो वाशिंगटन पहुंच गए हैं और वो इस तकरीब में हलफबरदारी। अब दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। वो मैं इसलिए आपको बताता हूं क्योंकि पिछले हफ्ते मेरी खुद फॉरेन मिनिस्ट्री से बात हुई थी, मैंने खुद कंफर्म किया था, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारी तरफ से जो है वो हमारे एम्बेसडर शिरकत करने जा रहे हैं और आखिरी वक्त तक जो है वो इस चीज को रिवील नहीं किया गया। आज इस तकरीब से सिर्फ 5 घंटे पहले ये खबर सामने आई है कि मोहसिन नकवी साहब शिरकत करें। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2-4 एंगलों से बड़ी इंपॉर्टेंट बात। पहली बात तो ये कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान का कोई फेडरल मिनिस्टर जो है ना वो इस तकरीब करेगा। दूसरा, अब फेडरल मिनिस्टर भी कोई और नहीं बल्कि वो फेडरल मिनिस्टर जिसे एस्टैब्लिशमेंट का एक रहनुमा समझा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से पॉलिटिकल मैटर्स को हैंडल करने के हवाले से मोहसिन नकवी साहब ही हमेशा अपना काम दिखाते, तो वही शिरकत करने जा रहे हैं। अच्छा, ये वही मोहसिन नकवी हैं जिनके अगेंस्ट मेरे ख्याल में अगर आप पूरी कैबिनेट उठा के देख लें, पाकिस्तान की इस वक्त पूरी कैबिनेट उठा के देख लें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद शहबाज शरीफ के खिलाफ इतना एहतजाज नहीं किया होगा जितना मोहसिन नकवी साहब के। और मेरी नजर में तो उनके टारगेट नंबर 1 भी जो है वो मोहसिन नकवी, तो वही मोहसिन नकवी जो है वो तकरीब हलफबरदारी में शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलप। और दूसरी बात ये कि अब जरा दूसरी साइड से भी इसको देख लीजिए, अमेरिका वाली साइड से भी देख लीजिए कि जाहिर बात है उनको पता होता है, उनको तो पूरी गेस्ट लिस्ट उनके पास ही होती है ना। ये तो नहीं होता कि उन्होंने कार्ड बांटे होते हैं तो ए के कार्ड के ऊपर बी तो नहीं चला जाता, इस तरह तो नहीं होता, उनको पता है कि कौन आ रहा है। तो मोहसिन नकवी को जो है इस तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है और वो आ रहे हैं और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है इस बारे में। दिस इज ऑल्सो बिग, उस एंगल से भी बहुत। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत की या एस्टैब्लिशमेंट की ये एक पूरी चाल होगी कि उन्होंने आखिरी वक्त तक इस नाम को जो है वो सीधा राज और बताया। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुनने में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तकरीब हलफबरदारी के दौरान जो है वो बिलावल भुट्टो के हवाले से जो है वो रखे हुए थे, एहतजाज करने के प्लान बनाए अमेरिका के अंदर। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो शिरकत नहीं कर, अभी कंफर्म नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मुझे ये भी नहीं पता वो पाकिस्तान में है या नहीं है या अमेरिका चले गए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। पिछले हफ्ते तक कम से कम मेरी उनसे एक तकरीब में मुलाकात हुई थी, जुम्मे वाले दिन तक तो वो इधर ही। एक और खबर भी बल्कि आ जाए कि वो आने वाले हफ्ते के अंदर शायद लाहौर आने लगे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं या नहीं गए, लेकिन मोहसिन नकवी के हवाले से पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स पर ये खबर चल चुकी है कि वो इस हलफबरदारी में शिरकत करने जा रहे हैं। दूसरा जाहिर बात है सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये खबर भी आई है कि वो बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो जारी करने जा रहा है और उससे ज्यादातर वो रिलेटेड उसके अपने पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें डोनाल्ड जब पिछला इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर जो बाइडेन जीता था, तो उसके बाद वहां पे कैपिटल हिल के अंदर जो कुछ हुआ था, वाशिंगटन में जो कुछ हुआ था, तो रिपब्लिकन के बहुत से या डोनाल्ड ट्रंप के बहुत से फॉलोअर्स को जो गिरफ्तार किया गया उस सिलसिले में भी वो तकरीबन को 1500 अफराद के हवाले से बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी करने जा रहा है कि उनको जो है वो माफ कर दिया जाए या रिहा कर दिया जाए इस सिलसिले में। तो अभी तक पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो कोई बात नहीं है। डॉन का एडिटोरियल आज बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉन के एक कॉलम्स जो है वो आज आया हुआ है और उसके अंदर डॉन ने ये कहा है कि जनाब फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से या इमरान खान के हवाले से जो है वो कुछ कहेगा, अनटिल और अनलेस, जब तक उसके मफादात जो है वो उसका टकराव नहीं होता। और अगर आप उठा के देखें, मैंने पिछले हफ्ते जो है जो व्लॉग्स किए मैंने उसके अंदर एग्जैक्टली यही बात की थी कि इट विल ओनली डिपेंड कि अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के मफादात कहां पे हिट। अगर तो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान जो है आप उसका टिल्ट चाइना की तरफ बहुत ज्यादा जाता हुआ देखेंगे तो अमेरिका को एकदम ह्यूमन राइट्स यहां पे याद आ जाए। ये अमेरिका का एक पुराना तरीका का, आप जिस मुल्क में भी वो एंटर हुआ है ना, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, साउथ अमेरिका के अंदर बहुत से ममालिक हो, क्यूबा को देख लीजिए, बहुत सी मिसाल है, कोई एक नहीं, हर जगह उसको वो ह्यूमन राइट्स के मसाइल को, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को सिर्फ तब इस्तेमाल करता है जब उसके अपने मफादात हिट। अगर उसके मफादात हिट नहीं हो रहे तो वो हर किस्म की कानून की, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो। इसकी बहुत प्राइम एग्जांपल 9/11 के बाद की है, जब वॉर ऑन टेरर के अंदर जो है वो आपको पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी, तो यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो ओहदे के ऊपर बैठे, दार में बैठे, और वही जनरल परवेज मुशर्रफ जिन्होंने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, एक जमहूरी वजीर आजम को गिरफ्तार किया था, उसे ओहदे से हटाया। तो अमेरिका को कोई इस बात से सरोकार, अमेरिका को कोई परवाह नहीं थी कि जनाब यहाँ पे एक डिक्टेटर आके बैठा हुआ है और इसने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा। उन्होंने कहा भाड़ में जाए, हमारा अपना कंसर्न है कि हमें वॉर ऑन टेरर के अंदर क्या ये शख्स हमारी मदद करेगा या नहीं। अब परवेज मुशर्रफ साहब अगर उस वक्त मदद ना करते, अगर उस वक्त ये सारी हेल्प ना करते, तो अमेरिका को हर किस्म की जमहूरियत भी याद आ जानी थी, ह्यूमन राइट्स भी याद आ जाती, और पाकिस्तान की उन्होंने ईंट सीट बजा के रख दी। तो ये सारा ये बेसिकली वो कहते हैं ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बेसिकली हिस्सा है। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो सामने आई है और ये परवेज मुशर्रफ साहब के
दोस्त भी हैं और उस वक्त के जब उनका दौर इक़्तिदार था उस वक्त के उनके साथी भी हैं, उससे रिलेटेड बेसिकली ये खबर आई है। डॉक्टर नसीम अशरफ साहब, ये उनसे रिलेटेड ये खबर है। डॉक्टर नसीम अशरफ साहब ने बेसिकली एक किताब लिखी है, अपनी आप बीती उन्होंने लिखी है और वो जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली किसी वक्त भी अगले 24 से 48 घंटे में रिलीज होने वाली। ये इसमें अंग्रेजी में भी लिखी गई है और उर्दू में भी लिखी गई है। उसका नाम है रिंग साइड, ये उसमें लिखा है। डॉक्टर नसीम अशरफ जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी साबिक चेयरमैन रह चुके हैं। तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर ये लिखी है कि नवाज शरीफ साहब की माजूली के बाद जब उनका तख्ता उल्टा गया था तो उसके बाद उनकी मुमकिना फांसी को रोकने के लिए उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन वो खास तौर पे पाकिस्तान और अपनी किताब में वो लिखते हैं कि बिल क्लिंटन जो है वो उनको मना किया गया था, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से मना किया गया था कि आप पाकिस्तान का विजिट ना करें। लेकिन बिल क्लिंटन ऑल द वे जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान आए, चंद घंटों के लिए बेशक आए लेकिन आए। और यहाँ पे जब वो मुलाकात कर रहे थे तो उस वक्त के चीफ जस्टिस से जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इरशाद हसन खान, उनसे उनकी बाथरूम के अंदर एक मुलाकात, वो कोई तकरीब हो रही थी, उसमें बिल क्लिंटन जो है वहां पे गए, उस वक्त चीफ जस्टिस भी वहीं पे मौजूद थे। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो 5 मिनट का वहां पे मुकालमा हुआ, अमेरिकी सदर और पाकिस्तानी चीफ जस्टिस के। और उस दौरान बिल क्लिंटन ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ को सजाए मौत होगी या उनको कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको आप जो है वो ये फांसी की सजा जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। तो पाकिस्तानी चीफ जस्टिस ने अमेरिकी सदर को अश्योर करवाया कि नहीं जी ऐसी कोई बात, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस हद तक मतलब इन्वॉल्वमेंट अमेरिकी सदूर की जो है पाकिस्तान के मामलात में रही है। अब बिल क्लिंटन और बेसिकली नवाज शरीफ साहब का जो एक पुराना ताल्लुक जो बनता है वो उस दौर का भी बनता है जब एटमी धमाके होने थे और नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मना करने के बावजूद, अमेरिका का बहुत प्रेशर था, अमेरिका ने बड़ी लालच भी दी थी उसमें पाकिस्तान को कि जी आप भारत के मुकाबले में जवाबी धमाके मत करें, लेकिन इसके बावजूद जो है वो किया था। तो वो दोनों के टेन्योर्स क्योंकि ओवरलैपिंग थे तो आपस में उसमें कुर्बतें जो है वो काफी बढ़ गई थी। सो असल पॉइंट सिर्फ ये था कि माजी के अंदर जो है अमेरिकी सदूर ने साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम के लिए अपना एक रोल अदा किया हुआ है, ठीक है, और इंक्वायरी के हवाले से, पाकिस्तान विजिट करने के हवाले से। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप बिल क्लिंटन की तरह इमरान खान साहब के लिए अपना कोई रोल अदा करेगा या नहीं करेगा? मेरे ख्याल में आने वाले चंद दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर ये पता लग जाएगा। इवन डॉन का मैंने आपको कोट किया कि उसका ये मानना है कि नहीं, ये इतनी जल्दी जो है ऐसा नहीं होगा। बाय द वे नसीम अशरफ साहब चूंकि खुद भी जो है वो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं तो उन्होंने इसके अंदर शोएब अख्तर के हवाले से, मोहम्मद आसिफ के हवाले से, इन दोनों के ऊपर उस वक्त ममनुआ जो मटीरियल्स थे जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया था उस सिलसिले में भी काफी लबकुशाई की हुई है। पीसीबी के हवाले से, पाकिस्तान की टीम के हवाले से यूनुस खान का भी जिक्र है उसके अंदर, इस पूरी किताब के अंदर। तो बहुत से इंकशाफात जो है वो इस किताब के अंदर सामने आएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो एक अच्छी खबर आई है वो है न्यू ग्वादर एयरपोर्ट के हवाले से। आज न्यू ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब वफाकी वजीर दिफा वो वहां पे मौजूद थे और कराची से पहली परवाज जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है उसने लैंड किया। इस फ्लाइट जो थी वो PK 503 ATR वहां पे। अच्छा, मुझसे वहां पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उन्होंने मुझसे कल राब्ता किया था इस इवेंट के हवाले से। वैसे तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि एक नया फंक्शनल एयरपोर्ट जो है वो ग्वादर के लिए सामने आया है, लेकिन उन्होंने एक नुक्ता उठाया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर वफाकी वजीर दिफा यहाँ पे आ रहे थे तो ATR के बजाय कम से कम बोइंग या एयरबस जो है उसके जरिए ये इफ्तिताह होना चाहिए था। इवन दो मतलब वाटर सलूट भी जो है वो दिया गया इस ATR को, लेकिन कम से कम एक बड़ा जहाज जो है वो यहाँ पे लैंड करवाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये तनकीद की सतह जायज है या नहीं, क्योंकि ATR नॉर्मली कोयटा के लिए भी ATR इस्तेमाल मेरे ख्याल में होते रहे हैं, स्कर्दू के लिए, गिलगित के लिए, इन एयरपोर्ट्स के लिए जो है वो ATRs ही इस्तेमाल होते रहे हैं। अब यहाँ पे क्या इतनी बड़ी ट्रैफिक होगी क्योंकि एयरबस और बोइंग जो है निस्बतन बड़े जहाज, तो क्या वही लैंड होने चाहिए था या नहीं होने चाहिए? लेकिन ओवरऑल एक अच्छी खुशखबरी है कि कम से कम ये जहाज जो है वो ये एयरपोर्ट जो है वो एक्टिवेट हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एयरपोर्ट तो एक्टिवेट हो गया, वहां के लोगों के मसाइल कब, उनके पीने के पानी के मसाइल कब हल होंगे, बुनियादी इंसानी हकूक के मसाइल कब कम होंगे? ग्वादर की बंदरगाह पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है, उसके बहुत से फवायद, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो बहुत लेट हो चुका है उसके फायदे निकालने के। लेकिन वहां के जो मुकामी अफराद हैं जो आए दिन अपने लिए एहतजाज करते हैं अपने इंसानी हकूक के लिए, खाने पीने की अशिया के लिए, सेहत के मसाइल जो वहां पर मौजूद हैं, पीने का साफ पानी, ये मसाइल हल। आप, मेरा हमेशा ये पॉइंट होता है कि कोई भी बड़े इवेंट, कोई बड़ी जिस तरह रिकोटेक हो गया या सुई हो गया बलूचिस्तान में, या जिस तरह ये सेंडक का वहां पे एक प्रोजेक्ट था, या अब जिस तरह ग्वादर है, वहां के मुकामी लोगों की जिंदगियां तो कम से कम ठीक, उन प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के अवाम की जिंदगियां तो शायद ठीक हो जाती हैं, वहां के मुकामी अफराद की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं ठीक हो, तो उनको ठीक करना वो बहुत। इसके अलावा जनाब शेर मरवत साहब ने एक बयान दिया है और आप जानते हैं वो आजकल हॉट वाटर्स में है PTI के हवाले से। तो उन्होंने कहा पार्टी का रिश्ता ना होता तो किसी की मजाल नहीं थी कि मेरे खिलाफ बातें करे।